आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर गहराई से बात करेंगे। हमारा अपना मन। अक्सर लगता है ना कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि हमारे अंदर ही चल रही है। सुबह बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता, काम में ध्यान लगाना पहाड़ जैसा लगता है, पुरानी बातें या भविष्य की चिंताएं दिमाग पर हावी रहती हैं और फिर दिन के आखिरी में एक खालीपन, एक पछतावा सा रह जाता है कि आज भी खुद से जैसे हार गए। हमारे पास एक YouTube वीडियो है, उसका ट्रांसक्रिप्ट है। टाइटल है मन को कंट्रोल करने की सबसे शक्तिशाली 5 विधि। यह सामग्री बौद्ध शिक्षाओं और कुछ हद तक साइकोलॉजी के नजरिए से मन को समझने और साधने की राह दिखाती है। इस स्रोत का एक सेंट्रल आइडिया है कि जिसने अपने मन को साध लिया उसने मानो सब कुछ पा लिया, सारा संसार जीत लिया। तो आज हमारी चर्चा का मकसद है इस स्रोत में दिए गए विचारों को परत दर परत खोलना। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मन इतना बेचैन, इतना चंचल क्यों रहता है, और सबसे जरूरी उन 5 शक्तिशाली विधियों को जानेंगे जो इसे शांत करने, इसे कंट्रोल करने में मददगार हो सकती हैं, जैसा कि इस सामग्री में बताया गया है। एक महत्वपूर्ण पंक्ति है इसमें, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। चलिए इसी विचार की गहराई में उतरते हैं। इस वीडियो में मन की तुलना एक बंदर से की गई है। हाँ, एक ऐसा बंदर जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, कभी भविष्य की अनिश्चितताओं में झूलता है तो कभी अतीत के पछतावों में उलझा रहता है। क्या ये अनुभव सुनने वालों को कुछ जाना पहचाना लग रहा है? आप कुछ जरूरी काम करने बैठते हैं और अचानक मन कोई पुरानी कड़वी याद, कोई अधूरी इच्छा, कोई डर सामने ले आता है और आप वहीं उसी विचार के जाल में फंस जाते हैं। तो ये स्रोत हमें मन को काबू में लाने के लिए 5 खास रास्ते सुझाता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं और देखते हैं कि इनमें हमारे लिए क्या है। पहली विधि है पॉजिटिव सेल्फ टॉक, यानी खुद से सही तरीके से बात करना। हम दिन भर खुद से न जाने क्या क्या कहते रहते हैं, है ना? अक्सर ये बातें ऐसी होती हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं हमेशा यही गलती करता हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, ये मेरे बस की बात नहीं है। इस वीडियो का एक तर्क है कि जिस एक इंसान से हम सबसे ज्यादा बातें करते हैं 24 घंटे, वो हम खुद हैं। और यही अंदरूनी संवाद, ये सेल्फ टॉक, अनजाने में हमारे आज और आने वाले कल की कहानी लिख रहा होता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और स्रोत इसे केवल एक मोटिवेशनल नुस्खे की तरह नहीं देखता। इसमें गहरी मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक जड़ें हैं। सामग्री इस बात पर जोर देती है कि हमारा अवचेतन मन, मतलब सबकॉन्शियस माइंड, इन नकारात्मक फुसफुसाहटों को धीरे धीरे सच मानने लगता है। हाँ, ये किसी टेप रिकॉर्डर की तरह है जो बार बार बजने पर अपनी बात को हकीकत बना देता है। बौद्ध दर्शन का सार भी तो यही है। जैसा कि स्रोत गौतम बुद्ध के कथन को कोट करता है, हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक सिर्फ अच्छे विचार सोचने तक लिमिटेड नहीं है, ये असल में हमारे दिमाग की वायरिंग को बदलने जैसा है। आप कह सकती हैं कि ये हमारे न्यूरॉन्स के लिए नए पॉजिटिव रास्ते बनाने में मदद करती है, जिससे पुरानी नेगेटिव सोच के पैटर्न टूटते हैं और नई संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसमें अपनी कमजोरी को नकारना नहीं बल्कि उसे स्वीकार करना भी शामिल है, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ। सामग्री सुझाव देती है कि अगर आप अपनी कोई कमी पहचानती हैं तो उसे दबाने या कोसने के बजाय खुद से कहें, हाँ, ये मेरी एक आदत या कमी है, लेकिन मैं इसे बदलने और सीखने के लिए तैयार हूँ। यही स्वीकृति और सुधार की इच्छा आपको आगे ले जाती है, बोझिल नहीं बनाती। हाँ, ये खुद को कोसने वाली आदत छोड़कर सुधार की तरफ बढ़ने वाली सोच, ये ज्यादा असरदार लगती है। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा कैसे जाए? वीडियो कुछ ठोस तरीके बताता है, जैसे हर सुबह उठते ही आईने में देखकर या मन ही मन खुद से कहें, मैं आज पहले से बेहतर हूं और हर दिन कुछ नया सीखकर आगे बढ़ रहा हूं। जब कोई मुश्किल काम सामने आए तो पहली रिएक्शन, ये बहुत कठिन है, मुझसे नहीं होगा, की जगह हो सकती है, ये एक चुनौती है, देखता हूं इससे क्या सीख सकता हूं। गलती होने पर खुद को बेवकूफ या नाकामयाब कहने के बजाय ये याद दिलाना कि मैं एक सीखने वाला इंसान हूं, गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं, ये मेरी पूरी पहचान नहीं है। ये सेल्फ कंपैशन मन को अपराध बोध और शर्मिंदगी के बोझ से हल्का करती है। और स्रोत में एक और सुंदर अभ्यास का जिक्र है। रोज रात को सोने से पहले
दिन भर की भागदौड़ के बाद शांति से बैठकर अपने आप से 3 पॉजिटिव बातें कहना या सोचना। ये कुछ भी हो सकती हैं, जैसे आज मैंने मुश्किल हालात में भी शांति बनाए रखी, मैंने आज खुद की सेहत का ध्यान रखा, या मैं अपनी कोशिशों के लिए खुद की सराहना करता हूँ, या बस मैं खुद से प्यार करता हूँ। ये बातें सुनने में बहुत छोटी लग सकती हैं, पर इस वीडियो के अनुसार यही छोटी छोटी पॉजिटिव अफर्मेशंस हमारे अंदरूनी आलोचक को शांत करती हैं और आत्मविश्वास की नींव मजबूत करती हैं। ये उस अंदर की लड़ाई को जीतने का पहला कदम है। ये तो हुई खुद से बात करने की कला, लेकिन मन सिर्फ नेगेटिव सोच से ही नहीं भटकता, ये बिना वजह भी तो इधर उधर भागता रहता है। इस पर स्रोत क्या कहता है? क्यों है ये मन इतना अस्थिर? सामग्री के मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह है अस्पष्टता, यानी क्लैरिटी की कमी। हाँ बिल्कुल। जब मन को पता ही नहीं होता कि उसे जाना कहाँ है, उसका लक्ष्य क्या है, तो वो एक बेलगाम घोड़े की तरह बन जाता है, जो कभी अतीत की धूल भरी गलियों में दौड़ता है तो कभी भविष्य की अनजानी वादियों में खो जाता है। यहीं पर दूसरी विधि काम आती है, लक्ष्य निर्धारण, यानी गोल सेटिंग। बिल्कुल सही कहा आपने। स्पष्ट, यथार्थवादी और प्रेरणादायक लक्ष्य मन को एक दिशा देते हैं, एक लंगर डालते हैं उसकी भटकती नाव में। यह उसे अनुशासन सिखाते हैं। स्रोत हमें बुद्ध की एक शिक्षा याद दिलाता है, जैसे एक धनुर्धर तीर चलाने से पहले अपने लक्ष्य को ध्यान से देखता है, वैसे ही हमें जीवन में कुछ हासिल करने से पहले अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से डिफाइन करना जरूरी है। साइकोलॉजी भी इस बात की पुष्टि करती है, जब हमारे सामने एक साफ लक्ष्य होता है तो हमारा मस्तिष्क उसे एक केंद्र बिंदु, एक फोकल पॉइंट बना लेता है। इस वीडियो में मस्तिष्क के एक बेहद दिलचस्प सिस्टम का जिक्र किया गया है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। सरल शब्दों में कहें तो ये हमारे दिमाग का एक तरह का फिल्टर है। जब आप कोई लक्ष्य तय करती है तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और आपको स्वतः ही उन चीजों, सूचनाओं और अवसरों की तरफ ध्यान दिलाने लगता है जो आपके लक्ष्य से जुड़े हैं। स्रोत में एक उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए आपने तय किया कि आपको एक लेखक बनना है। अचानक आपको हर जगह किताबें, लेखन कार्यशालाएं, लेखकों के इंटरव्यू ज्यादा नजर आने लगेंगे। ये कोई जादू नहीं है, ये आपका RAS है जो आपके तय किए हुए लक्ष्य के अनुसार जानकारी को फिल्टर करके आप तक पहुंचा रहा है। लक्ष्य तय करना मानो अपने दिमाग को एक खास मिशन पर लगाना है। ये RAS वाली बात तो वाकई दिलचस्प है। मतलब लक्ष्य तय करने से हम सिर्फ प्रेरित ही नहीं होते, बल्कि हमारा दिमाग भी उस दिशा में काम करने लगता है। और स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि लक्ष्य सिर्फ बड़े या ऊंचे नहीं, बल्कि एकदम स्पष्ट यानी स्पेसिफिक होने चाहिए। जी, जैसे मुझे अमीर बनना है या मुझे सफल होना है, ये बहुत धुंधले लक्ष्य हैं, दिमाग इन्हें पकड़ नहीं पाता। सही। इसकी जगह, जैसा कि सामग्री में सुझाया गया है, लक्ष्य ऐसा हो सकता है, मुझे अगले 6 महीनों में अपनी पहली ई-बुक लिखकर पब्लिश करनी है, या मुझे अगले 1 साल में अपने पार्ट टाइम बिजनेस से महीने का X अमाउंट कमाना शुरू करना है। ऐसे लक्ष्य दिमाग को एक साफ तस्वीर देते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात जो इस वीडियो में बताई गई है, वो है लक्ष्यों को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटना, यानी लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स में तोड़ना। जैसे 1 साल में किताब लिखना, बड़ा लक्ष्य, तो अगले 3 महीने में रिसर्च पूरी करना, मिड टर्म लक्ष्य हो गया। और इस हफ्ते रोज 1 घंटा लिखना, शॉर्ट टर्म लक्ष्य। ऐसा करने से क्या होता है, मन बड़े लक्ष्य को देखकर घबराता नहीं है, उसे छोटे छोटे कदम उठाने में आसानी होती है और हर पड़ाव पार करने पर उसे संतुष्टि और प्रगति का एहसास होता है। बिल्कुल। ये एहसास ही उसे आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। जब लक्ष्य इतने स्पष्ट और टुकड़ों में बटे होते हैं तो सामग्री के अनुसार मन खुद ही गैर जरूरी चीजों और विकर्षणों को नकारने लगता है। जैसे ही ध्यान कहीं और भटकता है, दिमाग धीरे से याद दिलाता है, अरे वो लक्ष्य अभी बाकी है। यहीं से मन पर नियंत्रण की प्रक्रिया शुरू होती है। आजकल हम सब बिजी होने का तमगा पहने घूमते हैं। हर कोई भाग रहा है, हर किसी के पास समय की कमी है। लेकिन क्या सिर्फ व्यस्त रहना काफी है, या व्यस्तता का सही प्रबंधन करना जरूरी है? स्रोत एक अहम सवाल उठाता है। अगर हम दिन भर ढेरों काम निपटाकर भी शाम को थके हुए, चिड़चिड़े और खुद से नाराज महसूस करते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम समय को नहीं बल्कि समय हमें चला रहा है? और शायद यहीं से मन की वो अंतहीन बेचैनी, चिंता और थकावट का चक्कर शुरू होता है। और इसी बिंदु पर मन को नियंत्रित करने की तीसरी कुंजी सामने आती है, समय प्रबंधन, यानी टाइम मैनेजमेंट। जब हमारे कामों के लिए, हमारी प्राथमिकताओं के लिए एक उचित समय निर्धारित होता है, जब हमें पता होता है कि किस समय क्या करना है और अगला कदम क्या होगा,
तो मन ज्यादा शांत और फोकस्ड रहता है। उसे एक ढांचा मिल जाता है, एक सुरक्षा का भाव मिलता है कि चीजें नियंत्रण में है। यह सिर्फ घड़ी देखकर काम निपटाना भर नहीं है, जैसा कि स्रोत बताता है। ये एक विज्ञान है, एक कला है और निरंतर अभ्यास की जाने वाली एक साधना भी है। आधुनिक साइकोलॉजी के हवाले से वीडियो में बताया गया है कि जब हम अपने दिन की योजना बनाते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं और फिर उन कामों को पूरा करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में डोपामीन नामक रसायन रिलीज होता है। ये वही रिवॉर्ड केमिकल है जो हमें खुशी, संतुष्टि और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यानी टाइम मैनेजमेंट सिर्फ काम खत्म करने का तरीका नहीं, बल्कि खुद को मानसिक रूप से पुरस्कृत करने का भी एक जरिया है। अगर हम प्राचीन ज्ञान की ओर देखें तो स्रोत याद दिलाता है कि हमारे शास्त्रों में भी समय को सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। कालो ही बलवत्तरः या कालो ही परम बलम। जो इस शक्ति का सम्मान करना और इसके साथ तालमेल बिठाकर चलना सीख लेता है, उसके लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना आसान हो जाता है। बुद्ध के हवाले से भी स्रोत एक गहरी बात कहता है। अतीत में मत उलझो, भविष्य के सपने मत देखो, अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो, क्योंकि जीवन यही है। यस। टाइम मैनेजमेंट हमें ठीक यही करने में मदद करता है। हाँ। जब हम अपने कामों को समय देते हैं, उनके लिए स्लॉट तय करते हैं, तो मन के पास अतीत की गलतियों पर पछताने या भविष्य की चिंता में डूबने का मौका कम होता है। हाँ। वो वर्तमान में टिकना सीखता है, वर्तमान काम पर ध्यान लगाना सीखता है। इससे मन ज्यादा जागरूक और नियंत्रण में आता है। एक दिलचस्प बात जिसका जिक्र स्रोत में है, वो एक साइकोलॉजिकल रिसर्च के बारे में है। इसके अनुसार जब व्यक्ति अपने कामों को व्यवस्थित रूप से टाइम फ्रेम में बांटकर पूरा करता है, तो उसका आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल औसतन 35% तक बढ़ सकता है। अच्छा, 35%? हाँ, ये आंकड़ा दिखाता है कि टाइम मैनेजमेंट सिर्फ बाहरी अनुशासन नहीं, बल्कि अंदरूनी मजबूती भी लाता है। ये असल में अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही जगह लगाने की कला है। ये समझने की कला है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। जब हम समय का मूल्य समझते हैं, तो मन भी हमारी कद्र करता है और हमारे इशारों पर चलने लगता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर भी अंदर विचारों का एक तूफान चलता रहता है। चिंताएं घेर लेती हैं, रात को नींद मुश्किल हो जाती है, एक अजीब सा अकेलापन या खालीपन महसूस होता है। ऐसे में शांति कहाँ मिले? इस स्थिति के लिए स्रोत चौथी विधि बताता है, ध्यान यानी मेडिटेशन। वीडियो इसे सिर्फ आजकल का कोई फैशन या ट्रेंड नहीं मानता, बल्कि इसे हमारी आत्मा का द्वार कहता है। एक ऐसा रास्ता जिससे हम अपने भागते हुए मन के परे अपने शांत, स्थिर और सच्चे स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। ध्यान का सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण काम है मन को स्थिर करना। स्रोत के शब्दों में कहे तो उस बंदर जैसे चंचल मन को शांत करना, जो बिना रुके एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। जब ये कूद फांद कम होती है, मन थोड़ा ठहरता है, तभी विचारों में क्लैरिटी आती है, स्पष्टता आती है। और इस सामग्री के अनुसार यही स्पष्टता हर मानसिक उलझन का पहला समाधान है, क्योंकि अक्सर समस्या से ज्यादा हमें समस्या का भ्रम या उससे जुड़ा डर परेशान करता है। स्रोत यहाँ कुछ वैज्ञानिक तथ्यों को भी सामने रखता है। नियमित ध्यान के अभ्यास से हमारे मस्तिष्क का एक हिस्सा, जिसे एमिगडाला कहते हैं, जो डर, चिंता और फाइट और फ्लाइट जैसी प्रतिक्रियाएं को नियंत्रित करता है, उसका आकार धीरे धीरे छोटा हो सकता है। अच्छा। हाँ, इसका परिणाम क्या होता है? व्यक्ति की भावनात्मक प्रतिक्रियाएं बेहतर होती हैं। जो स्थितियां पहले गुस्सा, डर या बहुत ज्यादा स्ट्रेस पैदा करती थीं, हो सकता है अब आप उन्हें ज्यादा शांति और समझदारी से संभाल पाएं। बुद्ध ने तो ध्यान को जीवन का आधार ही बताया था। इसके माध्यम से हम साक्षी भाव, विटनेस स्टेट में स्थित होना सीखते हैं, यानी अपने विचारों, भावनाओं, डर, क्रोध को बिना उनसे जुड़े, बिना उन पर प्रतिक्रिया दिए, बस एक दर्शक की तरह देख पाना। यह श्रोता बताता है कि यही दूरी, यही साक्षी भाव हमें हमारे मानसिक पैटर्न्स को समझने और उनसे मुक्त होने की शुरुआत कराता है। और ध्यान के बारे में एक अच्छी बात जो वीडियो में उजागर की गई है, वो ये है कि इसके लिए किसी खास तामझाम, किसी विशेष जगह या बहुत जटिल विधि की जरूरत नहीं है। कोई भी शांत कोना जहाँ कुछ देर बिना किसी बाधा के बैठा जा सके काफी है। आंखें बंद करके बस अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान टिकाना, या किसी मंत्र जैसे ओम का मानसिक या धीमा जाप करना, या फिर सिर्फ पूरी तरह मौन होकर अपने अंदर उठने वाले विचारों और संवेदनाओं को देखना।
तरीका कोई भी चुना जा सकता है। बिल्कुल। महत्वपूर्ण है नियमितता। ठीक वैसे ही जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज व्यायाम जरूरी है, वैसे ही मन को शांत और केंद्रित रखने के लिए रोज थोड़ा ध्यान का अभ्यास जरूरी है। इस सामग्री के अनुसार ध्यान का गहरा असर ये होता है कि हमें धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि हम सिर्फ ये शरीर, ये नाम, ये विचार या ये भावनाएं नहीं है, बल्कि इनके पीछे स्थित एक शांत, स्थिर, शुद्ध चेतना है, एक असीम शक्ति का अंश है। और जब व्यक्ति को अपने सच्चे स्वरूप का बोध होने लगता है, तब बाहरी परिस्थितियों या मन के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण पाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं रह जाता, वो स्वतः ही होने लगता है। चलिए अब पांचवी और आखिरी विधि पर आते हैं, जो शायद कुछ लोगों को थोड़ी हैरान कर सकती है। ये है शारीरिक व्यायाम, यानी रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। क्या सच में पसीना बहाने से, कसरत करने से मन शांत हो सकता है? उसे कंट्रोल किया जा सकता है? स्रोत का जवाब है हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हमारा मन और हमारा शरीर अलग अलग नहीं है, वे गहरे स्तर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, इंटरकनेक्टेड है। जब शरीर में कोई तकलीफ होती है तो मन उदास हो जाता है, और जब मन में चिंता या तनाव होता है तो शरीर में उसके लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे सिर दर्द, थकान या पेट की गड़बड़। विज्ञान इस जुड़ाव को हमारे शरीर के रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के जरिए समझाता है। स्रोत इस बात को रेखांकित करता है कि जब हम किसी भी तरह का शारीरिक व्यायाम करते हैं, चाहे वो तेज चलना हो, जॉगिंग हो, योग हो, डांस हो, कोई खेल खेलना हो या जिम जाना हो, हमारा मस्तिष्क एंडोर्फिन नामक रसायन रिलीज करता है। एंडोर्फिन, हाँ। इन्हें अक्सर फील गुड हार्मोन्स भी कहा जाता है। ये प्राकृतिक पेन किलर और मूड बूस्टर की तरह काम करते हैं। ये तनाव पैदा करने वाले हार्मोन कोर्टिसोल के स्तर को कम करते हैं और मन को शांत, स्थिर और पॉजिटिव महसूस कराते हैं। यही वजह है कि जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, वे अक्सर मानसिक रूप से ज्यादा लचीले, आशावादी और स्ट्रेस को बेहतर ढंग से संभालने वाले पाए जाते हैं। अगर हम प्राचीन भारतीय ज्ञान की ओर देखें तो स्रोत वेदों और उपनिषदों का जिक्र करते हुए कहता है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जिसका अर्थ है कि शरीर ही सभी कर्तव्यों यानी धर्म को पूरा करने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण साधन है। एक स्वस्थ, ऊर्जावान शरीर में ही एक अनुशासित और शांत मन निवास कर सकता है। बुद्ध ने भी हमेशा मध्य मार्ग अपनाने पर जोर दिया, न शरीर को अत्यधिक कष्ट देना, न उसे पूरी तरह आलस्य में छोड़ देना, बल्कि एक संतुलन बनाए रखना। नियमित व्यायाम इसी संतुलन का हिस्सा है। व्यायाम का एक और गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है जिसकी ओर ये वीडियो इशारा करता है। ये हमें पूरी तरह से वर्तमान क्षण में ले आता है, बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। सही बात है। जब हम दौड़ रहे होते हैं, योगासन कर रहे होते हैं या कोई भी खेल खेल रहे होते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, अपनी मांसपेशियों पर, अपने शरीर की हरकतों पर होता है। हम उस क्षण में पूरी तरह से अपने शरीर के साथ मौजूद होते हैं। और जैसा हमने ध्यान के संदर्भ में भी देखा, वर्तमान में रहना ही मन को शांत करने की कुंजी है। बिल्कुल। बल्कि मन को भी वर्तमान में टिकने का प्रशिक्षण देता है। जब हम हर दिन कुछ समय इस तरह अपने शरीर के साथ पूरी सजगता से बिताते हैं, तो धीरे धीरे मन की बेवजह भटकने की आदत कम होने लगती है। स्रोत ये भी साफ करता है कि व्यायाम का मतलब सिर्फ घंटों जिम में पसीना बहाना या भारी वजन उठाना ही नहीं है। सुबह की ताजी हवा में आधे घंटे की सैर, कुछ सूर्य नमस्कार, थोड़ा योग या स्ट्रेचिंग, बच्चों के साथ खेलना, बागवानी करना या यहाँ तक कि घर के काम मेहनत से करना भी शारीरिक व्यायाम का ही रूप हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये है कि आप कितनी नियमितता और कितनी सजगता, मतलब श्रद्धा से करते हैं। तो ये थी वो 5 विधियां जिनका जिक्र स्रोत में किया गया है मन को साधने के लिए। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण, प्रभावी टाइम मैनेजमेंट, नियमित ध्यान का अभ्यास और शारीरिक व्यायाम। यह सामग्री हमें बार बार याद दिलाती है कि ये कोई जादू की थड़ी नहीं है जिसे घुमाया और मन काबू में आ गया। ये एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक सतत यात्रा है, रोज का अभ्यास है, हर दिन अपने ही मन के साथ लड़ा जाने वाला एक युद्ध है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम इस युद्ध के नियमों को, इन शस्त्रों मतलब इन विधियों को समझ लें, तो जीत हमारी ही होगी। और जैसा कि इस चर्चा से स्पष्ट हुआ, ये 5 विधियां अपने आप में अलग थलग नहीं है। ये एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं और मिलकर काम करती हैं। आप इन्हें हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक संपूर्ण वेलनेस पैकेज की तरह देख सकती हैं। हाँ, एक पैकेज। पॉजिटिव सोच लक्ष्यों को पाने में मदद करती है।
लक्ष्य टाइम मैनेजमेंट को दिशा देते हैं। टाइम मैनेजमेंट ध्यान के लिए जगह बनाता है। ध्यान हमें व्यायाम के प्रति सजग करता है और व्यायाम फिर से पॉजिटिव सोच को बल देता है। ये एक सुंदर चक्र है। ये वही साधन है जिनसे हम अपने अंदर चलने वाली उथल-पुथल को, उस अंदरूनी लड़ाई को न सिर्फ समझ सकते हैं बल्कि उसे शांति, स्थिरता और जीत की ओर ले जा सकते हैं। इस YouTube वीडियो का सार यही है कि मन पर विजय पाना ही जीवन की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी जीत है। इन विधियों को अपने जीवन में धीरे धीरे अपनाकर हम सभी अपने जीवन में अधिक शांति, स्पष्टता, ऊर्जा और सार्थकता का अनुभव कर सकते हैं। इस पूरी बातचीत से एक विचार और उभरता है जिस पे शायद हमें थोड़ा और सोचने की जरूरत है। स्रोत लगातार मन को कंट्रोल, नियंत्रित करने या काबू में करने पर जोर देता है, जो कि निस्संदेह बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब मन बहुत ज्यादा नेगेटिव या बिखरा हुआ हो। लेकिन क्या असली महारत, सच्ची शांति सिर्फ नियंत्रण में ही है? अच्छा सवाल है। या फिर मन को गहराई से समझने, उसकी प्रकृति को जानने और शायद उससे दोस्ती करने में भी है? क्या सच्ची स्थिरता नियंत्रण के साथ साथ स्वीकृति, एक्सेप्टेंस से भी आती है? मतलब अपने अच्छे, बुरे, सुखद, दुखद सभी तरह के विचारों और भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के बस साक्षी भाव से देखने की क्षमता से। शायद नियंत्रण पहला कदम है और समझ और स्वीकृति मंजिल। ये एक व्यक्तिगत खोज का विषय हो सकता है जिसे हम इन विधियों के अभ्यास के साथ साथ अपने अनुभव में टटोल सकते हैं। बिल्कुल। उम्मीद है इस चर्चा ने मन की दुनिया को समझने और उसे साधने की राह पर एक नई रोशनी डाली होगी। स्रोत में दिए गए इन विचारों पर गौर करना और उन्हें अपने जीवन की रफ्तार और जरूरत के हिसाब से छोटे छोटे कदमों से ही सही उतारने की कोशिश करना फायदेमंद हो सकता है। याद रखिए, एक छोटी सी शुरुआत भी बड़े बदलाव का कारण बन सकती है।